वेलकम स्टूडेंट्स इन दिस न्यू वीडियो। आज हमारा स्टडी टॉपिक है पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए, जो दो बेस पेयर्स होते हैं, हमने डीएनए के स्ट्रक्चर में पढ़ा था कि जैसे डीएनए के दो स्ट्रैंड्स हैं, तो यहाँ पर अगर एडनीन है तो उसके ऑपोजिट होगा थाइमीन। ठीक है, तो ये क्या है? ये एक बेस पेयर है। सपोज दूसरा जो बेस पेयर है वो है ग्वानिन और साइटोसिन का। दिस इज द सेकंड बेस पेयर। तो जो दो बेस पेयर होते हैं, इनके बीच में जो डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है? 0.34 नैनोमीटर, जिसको अगर हम मीटर में कन्वर्ट करें तो वो आ जाएगी 0.34 इंटू 10⁻⁹ मीटर। अंडरस्टैंड? तो if the DNA of the double helix of a typical mammalian cell is calculated, if the length, अगर हम लेंथ निकालें डीएनए की एक मैमेलियन सेल के अंदर, तो उसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जितने भी बेस पेयर्स हैं टोटल, उनके नंबर को आप दो बेस पेयर्स के बीच में जो दूरी होती है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे हमारे डीएनए में जो बेस पेयर्स हैं वो हैं 6.6 इंटू 10⁹ उसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें डिस्टेंस बिटवीन द बेस पेयर्स से, तो दूरी निकल के आ जाएगी अबाउट 2.2 मीटर्स। तो एक टिपिकल मैमेलियन सेल के अंदर जो डीएनए होता है उसकी इतनी लेंथ होती है, 2.2 मीटर, which is far greater than the dimensions of a typical nucleus. What is the dimension of nucleus? 10⁻⁻6 मीटर, यानी इतना छोटा होता है न्यूक्लियस। और आप देखिए कितना लंबा डीएनए है, तो हाउ दैट डीएनए फिट्स इनटू द न्यूक्लियस, यहाँ पर ये क्वेश्चन अराइज होता है। तो उसी के लिए हम पढ़ेंगे कि जो डीएनए है वो पैकेज कैसे होता है, इसके बारे में अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले आपके सामने एक क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर, इफ द लेंथ ऑफ ई कोलाई डीएनए इज 1.36 मिलीमीटर, कैन यू कैलकुलेट द नंबर ऑफ बेस पेयर्स इन ई कोलाई। तो ई कोलाई का जो डीएनए है वो 1.36 मिलीमीटर लंबा है, 1.36 इंटू 10⁻⁻³ मीटर लॉन्ग है। ठीक है ना, दिस इज द लेंथ। तो आपसे ये पूछा जा रहा है यहाँ पर कि आप बताइए कितने बेस पेयर्स हैं ई कोलाई में। तो इसका मतलब अगर हम x ले लें बेस पेयर्स को, और अब इसका मल्टीप्लाई बेस पेयर्स का हम करें 0.34 नैनोमीटर से, है ना, तो नंबर ऑफ बेस पेयर्स इनटू 0.34, यानी जो बेस पेयर्स के बीच में दूरी होती है उससे नंबर ऑफ बेस पेयर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा टोटल लेंथ ऑफ द ई कोलाई डीएनए। तो अब क्या करना है? बस सिंपल इतना करना है कि इसको यहाँ पर नीचे ले जाना है। तो x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको आप कैलकुलेट करके सॉल्व कर लेंगे तो ये निकल के आएगी 4 इंटू 10⁶। ठीक है ना, हाउ मेनी बेस पेयर्स आर देयर? तो 4 इंटू 10⁶ बेस पेयर्स आर देयर। In prokaryotes such as E. coli, though they do not have a defined nucleus, the DNA is not scattered throughout the cell. तो अगर प्रोकैरियोट्स में भी देख लो, क्योंकि प्रोकैरियोट्स में भी आपको पता है, सपोज दिस इज अ प्रोकैरियोटिक सेल, तो जो अपना न्यूक्लियोइड है वो इस तरह से रहता है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो पूरे के पूरे सेल में बिखरा हुआ है, वो एक जगह पर होता है लेकिन फैला हुआ नहीं होता। तो जो डीएनए होता है उसका चार्ज कैसा होता है? वो नेगेटिवली चार्ज होता है, और उसको कुछ ऐसे प्रोटीन्स अपने साथ बाइंड कर लेते हैं जो कि पॉजिटिव चार्ज होते हैं। तो याद रखिए, डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज एंड सम प्रोटीन्स बाइंड द डीएनए विच आर पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स। ओके, नेगेटिवली चार्ज इज डीएनए। तो वो रीजन जहां पर ये डीएनए होता है प्रोटीन्स के साथ बाउंड, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड। DNA in nucleoid is organized in the large loops held by proteins। तो आपको क्या दिखेगा कि ये लार्ज लूप्स दिखेंगे आपको न्यूक्लियोइड में इस तरह से। बहुत ज़्यादा कंडेंस नहीं दिखेगा डीएनए, या बहुत ज़्यादा सुपर कॉइल्ड आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। यहाँ पर थोड़े लार्ज लूप आपको देखने को मिलते हैं अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं तो। लेकिन जो यूकैरियोट्स होते हैं उसमें जो ऑर्गेनाइजेशन है डीएनए की वो और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है।
यहाँ पर आपको हिस्टोन प्रोटीन्स देखने को मिलते हैं। हिस्टोन प्रोटीन्स भी पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और वो बेसिक होते हैं नेचर में। तो ये जो हिस्टोन प्रोटीन्स हैं ये डीएनए को रैप करने के यानी अपने से बांधने के काम आते हैं। A protein acquires charge depending upon the abundance of amino acid residues with charged side chains। तो कोई भी एक आपका प्रोटीन है तो उसमें जो चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है या नेगेटिव चार्ज आ रहा है, वो कैसे आ रहा है? वो आ रहा है बिकॉज ऑफ द अमीनो एसिड्स विच आर प्रेजेंट। और अगर पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड्स हैं तो जो अपना रिजल्टेंट चार्ज होगा वो भी पॉजिटिव ही होगा। हिस्टोन्स आर रिच इन द बेसिक अमीनो एसिड्स, ठीक है ना। इसीलिए जो हिस्टोन है वो बेसिक होता है क्योंकि उसमें जो अमीनो एसिड्स हैं वो भी ज़्यादातर बेसिक होते हैं, जैसे कि लाइसिन एंड आर्जिनिन। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि जो यूकैरियोटिक सेल है उसमें जो हिस्टोन है उसमें कौन कौन से प्रोटीन्स एबंडेंस में होते हैं, तो आपको बताना पड़ेगा लाइसिन आर्जिनिन। एंड बोथ दीज अमीनो एसिड्स रेसिड्यूज कैरी पॉजिटिव चार्जेस इन देयर साइड चेन्स। तो इन अमीनो एसिड्स की जो साइड चेन्स है उसमें आपको पॉजिटिव चार्जेस देखने को मिलते हैं। तो अल्टीमेटली जो हिस्टोन है उसका भी चार्ज क्या हो जाता है? पॉजिटिव हो जाता है। अब हिस्टोन्स में होता क्या है? हिस्टोन्स के अंदर आपको मिलेंगे 8 डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स एक हिस्टोन में। तो 8 मॉलिक्यूल्स होते हैं तो उसको बोलते हैं हिस्टोन ऑक्टामर। तो आप यहां देख पा रहे हैं इस डायग्राम के अंदर ये एक हिस्टोन ऑक्टामर है। इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 8 मॉलिक्यूल्स हैं। और आप देखिए इसके चारों तरफ डीएनए किस तरह से कॉइल्ड है। The negatively charged DNA is wrapped around the positive charged histone octamer to form a structure which is called as nucleosome। तो ये जो अपना हिस्टोन ऑक्टामर होता है इसके चारों तरफ जो अपना नेगेटिवली चार्ज डीएनए है ये कॉइल हो जाता है और एक दूसरा हिस्टोन भी प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं H1 हिस्टोन। और इस तरीके से हमारा जो स्ट्रक्चर बनता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। एक न्यूक्लियोसोम में लगभग 200 बेस पेयर डीएनए हेलिक्स होती है, ठीक है। तो ये अपना न्यूक्लियोसोम का मॉडल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कोर हो गई हमारी यहाँ पर जिसके अंदर हम देखेंगे हिस्टोन ऑक्टामर है और उसके चारों तरफ डीएनए रैप्ड है और स्टार्टिंग में H1 हिस्टोन है। न्यूक्लियोसोम कंसिस्ट्स द रिपीटिंग यूनिट ऑफ a structure in nucleus called chromatin। तो क्रोमेटिन के अंदर बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे न्यूक्लियोसोम्स। और अगर हम सेल के अंदर देखेंगे न्यूक्लियस में तो कलर्ड बॉडीज हमको देखने को मिलेंगी। ये स्टेन्ड कलर्ड बॉडीज के फॉर्म में हमको ये देखने को क्रोमेटिन मिलेगा। तो न्यूक्लियोसोम्स आपको कैसे दिखेंगे क्रोमेटिन में? न्यूक्लियोसोम आपको क्रोमेटिन में ऐसे दिखेंगे जैसे कि बीड्स होती हैं स्ट्रिंग में। एक धागे के अंदर जो मोतियों की माला होती है, मोती लगे होते हैं ना मोतियों की माला में, ठीक उस प्रकार से देखिए आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा बहुत सारे न्यूक्लियोसोम्स प्रेजेंट हैं क्रोमेटिन पर। बीड्स ऑन स्ट्रिंग का आपको अपीयरेंस यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। और हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं थियोरेटिकली देखें तो कि कितने न्यूक्लियोसोम्स हो सकते हैं किसी एक टिपिकल मैमेलियन सेल में, क्योंकि हमको पता है कि जो हमारा न्यूक्लियोसोम है उसमें 200 बेस पेयर डीएनए कवर हो जाता है। तो अगर हमें टोटल डीएनए का जो बेस पेयर्स हैं, हाउ मेनी बेस पेयर्स आर देयर, वो पता है तो हम निकाल सकते हैं कि कुल कितने न्यूक्लियोसोम्स हो सकते हैं। The beads on string structure in chromatin is packaged to form chromatin fibers। तो ये जो बीड ऑन स्ट्रिंग वाला स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रिंग बनी हुई है उस पर बीड्स हैं न्यूक्लियोसोम्स की, ये और पैकेज होता है और फिर क्या बनते हैं? क्रोमेटिन फाइबर। और क्रोमेटिन फाइबर और कॉइल करके क्या बनाते हैं? क्रोमोसोम्स। मतलब काफ़ी कंडेंस होने के बाद हमको ये क्रोमोसोम्स के फॉर्म में दिखाई देते हैं। इसके बाद क्रोमेटिन की जो पैकेजिंग होती है हायर लेवल पर, उसके लिए आपको कुछ और प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है हिस्टोन्स के अलावा, जिनको हम नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स कहते हैं, NHC,
नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स, मतलब ये नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स जो हैं ये हिस्टोन प्रोटीन्स के अलावा होते हैं और ये उसकी और ज़्यादा पैकेजिंग कराने में हेल्प करते हैं। एक न्यूक्लियस के अंदर अगर हम क्रोमेटिन को देखें तो उसका कुछ हिस्सा लूजली पैक्ड होता है और कुछ हिस्सा जो होता है वो डेंसली पैक्ड होता है। जो लूजली पैक्ड पार्ट है उसको हम यू के क्रोमेटिन बोलते हैं और जो डेंसली पैक्ड पार्ट है उसको हम हेटेरोक्रोमेटिन बोलते हैं। जो लूजली पैक्ड पार्ट है उसका स्टेन भी हल्का ही होता है। जब हम स्टेनिंग करते हैं, न्यूक्लियर स्टेनिंग, न्यूक्लियर पार्ट की स्टेनिंग करते हैं तो वो हल्का स्टेन होता है यूक्रोमेटिन, जबकि हेटेरोक्रोमेटिन जो कि काफी घना पैक्ड है वो डार्क स्टेन होता है। अब समझने वाली बात यह है कि जो यूक्रोमेटिन है वो ट्रांसक्रिप्शनली ज्यादा एक्टिव होता है एज कंपेयर टू हेटेरोक्रोमेटिन विच इज इनएक्टिव। अब सीधी सी बात यह है ना कि जो सुलझा हुआ हिस्सा है, जो टाइटली पैक्ड नहीं है, लूजली पैक्ड है, वो आसानी से अपना काम कर सकता है, लेकिन जो बहुत ज्यादा टाइटली पैक्ड पार्ट है वो अभी इनएक्टिव रहेगा जब तक कि वो सुलझ ना जाए। तो यहाँ पर याद रखने योग्य पॉइंट यही है। तो दिस इज ऑल अबाउट द पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन अ टिपिकल मैमेलियन सेल। थैंक यू।